मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्वों में फास्फेट बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में बात करेंगे। ये फास्फोरस के यौगिक होते हैं, ठीक है। फास्फोरस के यौगिक होते हैं। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है आपको फास्फेट बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। फास्फेट बनाने के लिए आप देखते हैं दिया गया नामांकित चित्र आपके जो सामने प्रस्तुत है, ठीक है। एक कॉनिकल फ्लास्क में हम सफेद फास्फोरस, ठीक है, इसके साथ NaOH है ना, NaOH का रिएजेंट और पीला फास्फोरस के साथ लेते हैं तथा साथ ही हम कार्बन डाइऑक्साइड और तेल के गैस को इसके अंदर प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो इनकी रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, हमारे पास फास्फेट मिलती है और फास्फेट को जब किसी कंटेनर में लेते हैं तो वह क्या होती है, आपका एक वलयाकार धुएं के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखें हम तो रिएक्शन किस प्रकार से हम बता सकते हैं इसकी रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये P4 फास्फोरस है, ठीक है। इसके साथ हमको किसको ऐड करना है, NaOH को ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया NaOH और साथ ही इसके अंदर हम वाटर लेंगे, ठीक है। वाटर लेने के बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है रिएक्शंस के थ्रू। तो हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फास्फेट प्राप्त होता है PH3 जो कि गैसीय रूप में इधर आती है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जिसको हम सोडियम फास्फोहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम फास्फोहाइड NaH2CO2, ठीक है। ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, फास्फेट प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाती है, फास्फेट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फास्फेट बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। अब फास्फेट के देखते हैं हम, फास्फेट के अंदर इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण के बारे में बात करें तो फास्फेट अत्यंत जहरीली गैस होती है, ठीक है। और मछली जैसी दुर्गंध आती है, इसमें गैस जैसी दुर्गंध आती है, ठीक है, तथा जल में अत्यंत कम विलय होती है, ठीक है। इसी के साथ हम देखें तो इसका गलनांक पतनांक भी बहुत ही कम होता है ना। तो ये इसके क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद हम देखें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल क्या प्रॉपर्टीज में क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखें कि जब इसको जब हम क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश में जब रखते हैं या सूर्य के प्रकाश में जब रिएक्शंस होती है तो यह क्या कर देता है, वापस अपने पुनः फास्फोरस के फॉर्म में आ जाता है, लाल फास्फोरस बना देता है। इसकी रिएक्शन देखें हम तो ये लीजिए, ये आपका PH3 है और PH3, ठीक है। ये क्या करता है H यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शंस करता है तो आपका क्या बना लेता है P4 और आपका H2 बना देता है, ठीक है। क्या बना लेता है H2 6H2 बना देता है। यहाँ पे P4 और 3 4 जा 12 होता है, 6H2 आपके पास आ जाता है। ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखें कि जब फास्फेट को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो हमारे पास फास्फोरस प्राप्त होता है। इसी के साथ देखें तो अगर हम अगली बात कहते हैं कि जब इसको कास्टिक सोडा के साथ जब रिएक्शंस किया जाए, CuSO4 के साथ जब रिएक्शंस की जाती है तो हमारे पास क्या होता है, काला अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पे देखें हम कि अगर हम 3CuSO4 के साथ जब हम किसकी रिएक्शंस करवा दें, आपकी फास्फेट की रिएक्शंस करवा दें तो हमारे पास देखिए क्या प्राप्त होता है। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या प्राप्त होता है आपका, ये देखिए Cu2 P2 और आपके पास H2SO4 प्राप्त होता है। ये Cu2 P2 का जो आपके पास प्राप्त होता है यह काला अवक्षेप प्राप्त होता है। आपको क्या हो जाता है, काला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। और आपका इसके साथ ही साथ आपको क्या प्राप्त हो जाता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके साथ प्राप्त हो जाती है। तो एक ये रिएक्शन से आपकी कुछ नाइट्रिक अम्ल के साथ भी रिएक्शंस होती हैं और इसी के साथ साथ हम देखें तो NaCl3 के साथ भी जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास फास्फेट गुण प्राप्त हो जाती है, उसके यौगिक प्राप्त होते हैं, ठीक है।
तो ये जो होते हैं फास्फेट के आपके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और फास्फेट के ये होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की बात करेंगे, फास्फेट बनाने की प्रयोगशाला विधि की। अब इसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, है ना। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल मतलब फास्फोरस और वह ऑक्सीजन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ठीक है। क्या बोलते हैं? फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। अब ये फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ देखें कि फास्फोरस के साथ यदि हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ यौगिक प्राप्त होते हैं तो वो हम क्या कहलाते हैं, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर हम देखें एक टेबल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि फास्फोरस के जो ऑक्सो अम्ल है उनको क्या क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर नाम देख लेते हैं। सबसे पहले नाम देखते हैं, ये नाम ये भी क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा जाता है ना। सबसे पहले हम देखें तो इसका पहला जो कंपाउंड है हमारे पास हाइपोफास्फोरस, ठीक है। क्या नाम है इसका? हाइपोफास्फोरस, ठीक है। हाइपोफास्फोरस अम्ल या इसका नाम देख सकते हैं फास्फेनिक अम्ल, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वह फार्मूला होता है आपका H3PO2, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था होती है इसकी, वह ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होती है प्लस में, ठीक है। यानी किसकी ऑक्सीकरण अवस्था? आपकी इसकी फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और P की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था आपकी हो जाएगी, ये आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसको टेबल के थ्रू समझ सकते हैं, है ना। टेबल बना सकते हैं इसके। अब इसके बाद क्षारकता देखिए, तो इसकी क्षारकता जो होती है, कभी कभी क्षारकता के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्षारकता की बात करें तो क्षारकता इसके स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ये आपका क्या होता है, एक क्षारकीय होता है, ठीक है। क्या होता है, ये आपका एक क्षारकीय होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक क्षारकीय, और इसके लास्ट में देखें तो बनाने की विधि है। तो बनाने की विधि हम इसको देख सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम फास्फोरस के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अगला आपका होगा ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल। और ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल जो होता है आपका, इसको हम फास्फोनिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फास्फोनिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास H3PO3 होता है, ठीक है। H3PO3 होता है। और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है इसमें आपके फास्फोरस की, वह +3 होती है। और यह द्विक्षारकीय होता है। क्या होता है? द्विक्षारकीय आपका होता है, ठीक है। इसी के साथ जब अगला देखें हम फास्फोरस का, तो पायरोफास्फोरस अम्ल हमें प्राप्त होता है। अगला जो होता है पायरोफास्फोरस अम्ल हमारे पास प्राप्त होता है, ठीक है। अब पायरो अम्ल का जो फार्मूला होता है H4P2O5 होता है। और इसके अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह भी क्या होती है, +3 होती है। इसी के साथ साथ हम देखें तो इसके अंदर जो आपका ये क्या होता है, द्विक्षारकीय होता है, ठीक है।
और अगला चौथा देखें हम तो हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल होता है। चौथा आपका क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का हम फार्मूला देखें तो हमारे पास इसका फार्मूला आएगा H4P2 और आपके पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी +4 होती है और +4 होने के साथ साथ ये चतुष्क क्षारकीय होता है। कितना होता है? चतुष्क क्षारकीय होता है ना। इसके बाद जो आपका पांचवा जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल आता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की बात करें तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो फार्मूला है H3PO4 होता है और इसके अंदर जो आपके ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5 होती है। ठीक है, और ये आपका कितना है? 3 क्षारकीय होता है ना, 3 क्षारकीय होता है। अगला जो लास्ट है आपका है वो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल होता है। छठवां जो होता है वह होता है आपका पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास H4P2O7 होता है और इसके अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5 होती है और यह भी चतुष्क आपका क्या होता है? क्षारकीय होता है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में बताइए, उसके संरचना सूत्र बताइए, उसकी क्षारकता बताइए। तो ये वाला प्रश्न आप उनके साथ कर सकते हैं। इसके बाद एक और आता है आपका मेटाफॉस्फोरिक अम्ल भी आता है। मेटाफॉस्फोरिक के साथ साथ आपका पर ऑक्सो आता है। पर ऑक्सो के बाद में पर ऑक्साइड भी आपके पास आता है। ठीक है, इनकी संरचना के बारे में देखें हम तो सबसे पहले हम देखें आपका हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की जो संरचना होती है वह इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार की जो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है इसकी जो संरचना हमारे पास किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको देखो एक OH है, एक OH की वजह से आपका क्या नाम दिया जा रहा है? इसको एक क्षारकीय दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की बात करें। ठीक है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में देखें हम तो यहाँ पर आपकी जो है क्षारकता 2 है, यानी कि यहाँ पर कितने होंगे आपके पास जुड़े हुए OH 2 होंगे, है ना। फॉस्फोरिक अम्ल दिखना है तो आपके पास यहाँ पे P3O4 देखें तो यहाँ पर आपके जो द्विक्षारकीय में देखें हम तो यहाँ पर आपका P है और ये OH। ठीक है, और इसी के साथ आपका OH और ये आपका क्या हो जाएगा? तो द्विक्षारकीय होगा P3O4। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका तो ये 2 OH के कारण आपका क्या हो जाएगा? द्विक्षारकीय हो जाएगा। इसी प्रकार आपका पायरोफॉस्फोरिक होगा। पायरोफॉस्फोरिक भी इस प्रकार से शो कर सकते हैं, उनकी संरचना को हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के लिए हम देखें तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के लिए यहाँ पर देखिए तो ये OH, ये ऑक्सीजन, ये P, ठीक है, ये डबल O और ये आपका OH है ना, ये आपका OH हो जाएगा। एक आपका OH यहाँ हो जाएगा, एक OH यहाँ हो जाएगा और एक OH यहाँ होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 1 2 3 और 4 आपका क्या है? यहाँ पर आपका OH जुड़े हुए हैं, इसी कारण ये क्या कहलाता है? चतुष्क्षारकीय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? चतुष्क्षारकीय कहलाता है, जिनको हम पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? फास्फोरस के कुछ ऑक्सो अम्ल होते हैं।